जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू समाचार विश्लेषण के इस अंक में हम बात करेंगे आज के हिंदू पेपर में आए हुए कुछ विशेष आर्टिकल की और साथ में चर्चा करेंगे कुछ मेंस और प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो एक आर्टिकल है ये एडिटोरियल पेज से लिया गया है, डोरमेंट बट वेटिंग टू स्ट्राइक। ये आपका जीएस पेपर 3 से इसका संबंध है। देखिए, इसमें कहा गया है कि आतंकवाद की जो घटनाएं हैं, ठीक है, उसमें भले ही अभी कमी आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खतरा टल गया है। ये तैयारियां हो रही हैं आगे के लिए, तो आगे जो है इनके खतरे बढ़ सकते हैं, ऐसा इस आर्टिकल में पूरा कहा गया है। विभिन्न खतरे जो हैं भारत के संबंध में उनको समझाया गया है और भी तमाम जो बातें हैं वो आतंकवाद और उनके संगठनों के बारे में यहाँ पे की गई हैं। तो एक बार समझ लेते हैं इसको। देखिए, अगर हम आतंकी संगठनों की बात करें तो कुछ नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए। जैसे अलकायदा तो बहुत फेमस नाम है ही, आपको पता ही है। इसके अलावा देखिए, माली एक देश है। उस माली देश में एक और वहां पे संगठन चलता है जिसका नाम है अंसर दाइन। ठीक है, अंसर दाइन, अंसर दाइन। इसी तरह एक देश है नाइजीरिया, नाइजीरिया। तो यहाँ पर एक आतंकी संगठन चलता है, इसका नाम है बोको हराम। ये कई बार न्यूज में रहता है, बोको हराम। ठीक है, इसी प्रकार एक और नाम है अल शबाब, जो सोमालिया का है। देखिए, ये देश वो देश है जहां पर इनकी मुख्य गतिविधियां रहती हैं। ठीक है, अल शबाब, अल शबाब। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। अल नुसरा है, आईएसआईएस को हम जानते हैं सीरिया में चलता है, इराक सीरिया में चलता है। तो ऐसे काफी संगठन हैं जो पूरे विश्व में आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हैं, आतंकवादी हमलों में लिप्त हैं। और ये किसी भी तरीके से जो भी काम ये करते हैं उसको सही ठहराने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब इस समय दिक्कत जो इस आर्टिकल में बताई गई है वो ये है कि पहले केवल ये भौतिक रूप से यानी फिजिकल एग्रेशन इनका था, लेकिन अब ये धीरे धीरे तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो खतरा है वो और भी तेजी से बढ़ रहा है। तकनीक के इस्तेमाल में ये लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा विभिन्न तरीके के जो गैजेट्स होते हैं उनका यूज यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी तमाम तरीके की जो तकनीक नई नई आई हैं, उन तकनीकों के इस्तेमाल में अपने लड़ाकों को और जो अपने लोग हैं उनको सिखा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, ताकि तकनीकी रूप से ये लोग बहुत अपग्रेड हो सकें। ठीक है, दूसरा, यहां पर एक बात और देखने को जो मिली है वो ये है कि पहले ये केवल आतंकी घटनाओं में ही लिप्त रहते थे। यानी पहले ये केवल क्या थे, केवल आतंकी संगठन थे। लेकिन आज की अगर बात करें तो अब ये आतंकी संगठन ना होकर बल्कि एक व्यापारिक संगठन बनते जा रहे हैं। ठीक है, समझेंगे कैसे। ये क्या कर रहे हैं, व्यापारिक संगठन बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं, अब देखिए क्या कर रहे हैं। ये लोग एक काम करते हैं कि जैसे इनका काम क्या है, आतंक को फैलाना। इनका काम क्या है, अस्थिरता को लेके आना। इनका काम क्या है, आंदोलन करवाना। ठीक है, तो अब ये उन देशों से या उन संस्थाओं से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या, कि उनकी जगह पर जाकर जो आंदोलन करवाने हैं, हमले करवाने हैं, दंगे करवाने हैं, डिस्टरबेंस फैलाना है, इस संबंध में ये लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ये मोटा पैसा जो होता है, यानी मोटा धन जो होता है, ये उन देशों से, उन संस्थाओं से, उन व्यक्तियों से लेते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी देश में अगर चुनाव होने हैं तो वहां पे विपक्षियों ने दंगा करवा दिया, या किसी भी देश में और कोई घटना होनी है, या किसी भी देश में और कोई वहां पे उनका इंटरनल इशू चल रहा है, उसके बीच में जो वहां का एक जो कोई भी संस्था है या कोई व्यक्ति है, अगर वो चाहता है ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाना, तो अब ये जो आतंकी संगठन है ये उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उस तरीके के ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिससे इनको मोटा धन मिल रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये आतंकी संगठन जो है ये व्यापारिक संगठन की तरह काम कर चुके हैं। अच्छा, इसीलिए इसके लिए अब जब इन्हें ऐसा काम करना है तो इसके लिए इनको क्या चाहिए, इनको लोग चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को भर्ती करने के लिए भड़काते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनके जो उनका दिमाग जो है उसको उसको हटाते हैं और उनको एक सहारा देते हैं धर्म का। ठीक है, उनको दिखाते हैं कि ये काम जो तुम कर रहे हो ये धर्म के लिए कर रहे हो। धर्म के नाम से उनको क्या करते हैं, ये जो इमोशनल करते हैं, उनको जो है उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करते हैं उनको, और उनको अपने काम में शामिल करते हैं। इस तरीके की आतंक घटनाओं को ये लोग अंजाम अब दे रहे हैं। अब देखिए, कोविड 19 की अगर बात करें तो लेखक ने यही कहा है कि कोविड 19 के काल में भले ही इन आतंकी घटनाओं में कमी देखी गई है, इन आतंकी हमलों में कमी देखी गई है, लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते कि आतंकी संगठन अभी चुप हैं। ये पीछे पीछे रहकर अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में हमारे सामने बहुत बड़े खतरे के रूप में ये दोबारा से आ सकते हैं, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया। दूसरा,
भले ही से ओपन टेरर जो अटैक हैं, यानी जो खुले जो आतंकी हमले होते हैं, वो ओपन टेरर अटैक भले ही कम हुए हैं, ठीक है, उनकी संख्या में कमी आई है बिकॉज ऑफ कोविड-19, लेकिन किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि ये अपने कामों को छोड़ रहे हैं या ये अपने कामों को छोड़ चुके हैं, क्योंकि ये अभी भी अपने पीछे लड़ाकों को तैयार कर रहे हैं और आगे की गतिविधि के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कमी की हम बात करें, कमी क्यों आई है, तो कमी का एक बहुत बड़ा रीजन है कोविड-19, ठीक है। उस कोविड-19 के काल में जो इनके रिसोर्सेज हैं, जो इनके स्रोत हैं, वो स्रोत धीरे-धीरे खत्म हो गए। चाहे वो धन के स्रोत हों, चाहे वो और तमाम चीज़ों के स्रोत हों, तो वो स्रोत खत्म हो गए। ट्रांसपोर्टेशन जब बंद हुआ कोविड-19 में, तो इनके पास धन नहीं पहुँचा, इनके पास हथियार नहीं पहुँचे, इनके पास रसद नहीं पहुँची, तो उस वजह से जो है इनके स्रोत खत्म हो गए। उन स्रोतों के खत्म होने की वजह से इनके जो हरकतें हैं, जो इनकी घटनाएँ हैं, उनमें क्या ही कमी आई। दूसरा, जो भी इनके लड़ाके, जो इनके पास लड़ाके होते हैं, ठीक है, तो देखिए ये लड़ाके भी केवल धर्मांध होकर लड़ते नहीं हैं, अर्थात केवल धर्म के लिए वो नहीं लड़ होते हैं, बल्कि उसके लिए उनको बहुत मोटा पैसा भी चाहिए होता है, पैसा उनको दिया जाता है। जितने भी आतंकी होते हैं, उनको मोटा पैसा दिया जाता है, उनके परिवार वालों को पैसा दिया जाता है, तब कहीं जाकर वो यहाँ पर लड़ने आते हैं। तो ये पैसा भी क्या हुआ, इस समय बंद हो गया। इन लड़ाकों को ये मिलने वाला पैसा बंद हो गया, तो इस वजह से इनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी खत्म हो गई, और इस वजह से भी जो घटनाएं हैं उनमें कमी आई है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम देखें तो भारत के लिए खतरा जो है वो कम नहीं हुआ है। नाम सुना होगा कि आईएसआईएस ने अपना एक अभियान चलाया था, अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था खुरासान, ठीक है। तो खुरासान का मकसद क्या था कि जो साउथ एशिया है, जो दक्षिण एशिया है, इस दक्षिण एशिया के देशों में आतंक को फैलाना, ये इसका मकसद था, ठीक है। तो ऐसे कई सारे खेल अभी भी चल रहे हैं, इसलिए भारत को ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि भारत के लिए खतरा जो है वो कम हो गया है, भारत के लिए खतरा जो है वो खत्म हो गया है। अभी हाल की बात करें तो भारत के कई प्रदेशों में आपने देखा होगा कई लोग पकड़े गए थे, कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनके ऊपर शक था कि वो किसी भी तरीके से अपने इन आतंकी संगठनों के संपर्क में थे, उनका माइंड वॉश किया गया था। तो ऐसे कई लोग पकड़े गए थे, तो उनको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चिंता की जो बात यहाँ पर इस आर्टिकल में दर्शाई गई है वो ये है कि पहले क्या था कि ये आतंकी संगठन केवल फिजिकली रूप से, यानी फिजिकल रूप में थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, ये फिजिकल रूप में नहीं है बल्कि डिजिटल रूप में अपने आप को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आईएसआईएस का इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं है, भारत में आईएसआईएस जो है वो इतना फैला हुआ नहीं है, लेकिन अगर डिजिटल गतिविधियां देखें तो डिजिटल गतिविधियां भारत में आईएसआईएस की बहुत तेजी से बढ़ी हैं। यूट्यूब की बात करें हम या तमाम और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहां पर जो है वो आईएसआईएस की गतिविधियां काफी भारत के संबंध में बढ़ी हुई हैं। इसलिए जो इनकी डिजिटल एंट्री हुई है, ये जो है डिजिटल प्रेजेंस जो उनकी बढ़ी है, ये इस समय सबसे बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से ये भारत में कई नीचे तक पहुंच गए, यानी कई लोगों तक इसकी बातें पहुंची हैं और वहां से लोग जो है वो मिसगाइड होना शुरू हुए हैं, और मिसगाइड होने के बाद फिर वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, और इस तरीके से भारत के ऊपर खतरा यहाँ पर बढ़ा हुआ है। दूसरा, जो कोविड काल चला है, इस कोविड-19 में अगर देखा जाए तो कोविड-19 में इंटरनेट की जो पहुंच है, ठीक है, वो लोगों तक बहुत बढ़ गई है। लोगों का जो कांटेक्ट है इंटरनेट पर वो बहुत बढ़ गया है। इस कांटेक्ट की वजह से भी जो है डिजिटल गतिविधियां हैं, इनके असर बहुत व्यापक हुए हैं लोगों पर, और जो भी ऐसे युवा हैं या जो भी और लोग हैं, तमाम तरह के लोग जो हैं, उनको बहुत तेजी से मिसगाइड किया जा रहा है, और उनका जो ब्रेन वॉश है वो करके उनको आतंकी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भारत के सामने है, जिससे भारत को निपटना होगा। दूसरा, क्योंकि आतंकी गतिविधियों को कोई भी समाज तो एक्सेप्ट करता नहीं है, सारा समाज जो है उसका विरोध करता है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी अपने जो कार्य हैं, अपने जो इनके जो घटनाएं करते हैं, जो ये बुरे काम करते हैं, जो लोगों को मारते हैं, उसको धर्म से जोड़ते हैं और अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तमाम तरह के वो उदाहरण भी देते हैं, धर्म से संबंधित तमाम तरह की और बातें करते हैं। तो वहां से वो लोग क्या करते हैं, धर्म का जो सही संदेश है उसको छुपाकर जो धर्म के जो गलत संदेश है उसको वो लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे लोगों का माइंड वॉश होता है, ब्रेन वॉश होता है, और फिर वो इन गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। और इस काम को इन्होंने कोरोना पीरियड में डिजिटल रूप में बहुत तेजी से किया है, जिसकी वजह से भारत को बहुत बड़ी समस्याएं यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। दूसरा, इस पूरे पीरियड में इन्होंने अपने जो संसाधन खत्म हो रहे हैं, उन संसाधनों पर भी काम करना शुरू कर दिया है, उनको भी जुटाना शुरू कर दिया है। ये कुछ रिपोर्ट अभी आई थी जिसमें कहा गया था, दो शब्द यूज किए गए थे, एक तो रीऑर्गेनाइज,
रीऑर्गेनाइज और दूसरा रीबिल्ड। ठीक है, ये दो शब्द यूज करे गए थे, रीऑर्गेनाइज और रिबिल्ड। इसका मतलब यही था कि जो भी आतंकी संगठन है ये अपने आप को रिबिल्ड कर रहे हैं, यानी इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना है, उसको बदलाव के तौर पर देख रहे हैं और उसमें बहुत बड़े चेंजेस कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में ये अपनी गतिविधियों को और तेजी से बढ़ा सकें। भारत के संबंध में अगर बात करी जाए तो एक मैं यहाँ पे बात और करूंगा आपके साथ दोहा अकॉर्ड की, लेकिन दोहा अकॉर्ड की यहाँ पे बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, दोहा अकॉर्ड के होने के बाद भी भारत के सामने सुरक्षा चुनौतियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं। ठीक है, क्यों बढ़ गई है उसकी एक बात समझिए। तो जिन लोगों को नहीं पता है दोहा अकॉर्ड क्या है, उन लोग के लिए बता दूं, अमेरिका और अफगानिस्तान में तालिबान, ठीक है, इनके बीच में एक समझौता हुआ था जिसके मद्देनजर अमेरिका ने कहा था कि वो अफगानिस्तान से अपनी जो सेनाएं हैं उनको वापस ले जाएगा, अपनी जो फौज को है उसको वापसी ले जाएगा। दूसरा, तालिबान ने इसमें ये कहा था कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर किसी भी तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरह के जो आतंकवादी संगठन हैं, उनकी एंट्री नहीं होने देगा, उनकी एंट्री को यहाँ पे बैन करेगा, ऐसा तालिबान ने वहां पर कहा था। तो ऐसा एक समझौता हुआ था जिसपे भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे। भारत के जो पी कुमारन जी हैं, पी कुमारन, ये कतर देश में भारत के राजनयिक हैं, भारत के एम्बेसडर हैं। तो कतर देश की राजधानी है दोहा, वहां पर ये समझौता हुआ गया था और उस दोहा समझौते में भारत ने प्रेजेंस अपनी दिखाई थी और पी कुमारन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस वजह से देखिए, अमेरिका को तो फायदा ये हुआ कि उसकी फौज वापस आ गई, ठीक है, तालिबान को फायदा ये हुआ कि उसको वहां पे फ्री हैंड मिल गया अफगानिस्तान में। लेकिन भारत की दृष्टि से देखें तो तालिबान भारत का हमेशा से विरोधी रहा है, ठीक है, और तालिबान हमेशा से अलकायदा का समर्थक भी रहा है, संबंध इसके देखे गए हैं। इसके अलावा तालिबान के पाकिस्तान से भी बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, उसका भी समर्थन करता है। इस वजह से जो तालिबान है ये अब भारत के लिए और भारत के साथ साथ जो पूरा क्षेत्र है ये, इस पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए भारत के सामने अब चुनौती थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, क्योंकि तालिबान पर हम किसी भी तरह से भरोसा नहीं कर सकते कि जिस तरह की इसने बात की है दोहा अकॉर्ड में, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह के, चाहे अलकायदा हुआ चाहे वो और आतंकी संगठन हुए, इनकी हम अफगानिस्तान में किसी भी तरह की एंट्री नहीं होने देंगे, इनकी गतिविधियां नहीं होने देंगे। तो इस वादे पर तालिबान के भरोसा करना पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग एक भरोसे के तौर पर नहीं ले सकते कि तालिबान कितना इसका पालन करता है, कितना इसका पालन नहीं करता है, क्योंकि दोनों ही जो है, चाहे तालिबान की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे अलकायदा की बात करें, ये तीनों आपस में मिले हुए हैं और तीनों का रुख जो है वो भारत का विरोधी रुख रहा है। तो किस तरीके से ये भारत को आगे परेशानी देगा ये हमें देखना होगा। ये भारत के सामने इसमें परेशानी है जो इस आर्टिकल में बताया गया है। देखिए, दोहा अकॉर्ड की बात करें तो 29 फरवरी 2020 को ही ये दोहा अकॉर्ड हुआ था, दोहा का समझौता हुआ था, जिसमें भारत ने भी अपनी सहमति जताई थी, भारत ने भी इसमें प्रेजेंस रहा था। मैं आपको भारत के बारे में बता दूं तो 1996 से लेकर और 2001 तक, जब तक ये तालिबान अफगानिस्तान में रहा था, तब तक भारत ने तालिबान की सत्ता को आधिकारिक मान्यता नहीं दी थी, ठीक है। और ऐसा पहली बार हुआ था 2020 में कि जब जहां पर एक मंच पर तालिबान के लोग भी थे और वहां पर भारत ने भी अपनी प्रेजेंस दिखाई थी, भारत भी इसमें शामिल हुआ था। तो ऐसा पहली बार ही हुआ था कि आधिकारिक रूप से भारत ने उसको इस तरह से बातचीत की थी। हालांकि देखा जाए तो भारत में तालिबान के विरोध में काफ़ी बातें की गई हैं और तालिबान जो था उसमें भी अगर हम देखें तो 90 के दशक में जब ये बना था, उसके बाद से ये अफगानिस्तान में सत्ता में रहा था, कई गुटों में संघर्ष के बाद ये सत्ता में आया था। तो शुरुआत में तालिबान को समर्थन मिला था, शुरुआत में जो भ्रष्टाचार के केस थे या और भी जो सुधारात्मक कार्य थे वो तालिबान के द्वारा किए गए थे, लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी सारे जो मानवाधिकार उल्लंघन के केस हैं वो तालिबान पर लगाए गए। उसके बाद जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात वहाँ पे करते हैं तो उसके ऊपर भी तालिबान पर आरोप लगे कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उन पर जो है अत्याचार किए जा रहे हैं। या फिर इसके बाद जब बीच में अभी बामियान जो बुद्ध प्रतिमाएं थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था, बामियान बुद्ध प्रतिमाओं को जब तोड़ा गया था तो उसके लिए तालिबान बहुत आलोचनात्मक चीज़ों का शिकार हुआ था। उसके बाद देखा गया था कि तालिबान की बहुत सारी आलोचना हुई थी। तो ऐसा कुछ ही यहाँ पर बताया गया, आपको ध्यान में रखना है। भारत की दृष्टि से दो खतरे हैं, एक तो क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भारत बहुत चिंता में है और दूसरा अमेरिकी सेना के हटने के बाद जो अफगान आतंक है उसका भी खतरा भारत पर मंडरा रहा है। तो ये इसमें बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका पेज नंबर 7 से लिया गया है और जीएस पेपर 2 से इसका संबंध है। इसमें बात की गई है एचआईवी की, और एचआईवी से संबंधित कुछ जो रिपोर्ट्स अभी आई हैं उन रिपोर्ट्स की यहाँ पर बात की गई है। भारत के प्रदर्शन की यहाँ बात की गई कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है एचआईवी कंट्रोल करने में, और क्या आगे हमें करना चाहिए, कैसी भारत की आगे तैयारी रहनी चाहिए एचआईवी कंट्रोल में। इसमें ऐसी कुछ बातें यहाँ पर की गई हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, एड्स के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आप एक नाम समझिए, वो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी नैको। ठीक है, ये क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये संगठन है जो भारत में एड्स को कंट्रोल करने के लिए सारे काम करता है, इसको बनाया गया था। अब देखिए, इसी ने एक रिपोर्ट दी है 2019 में एचआईवी के संबंध में, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 66.1% जो है वो कमी आई है नए एचआईवी इन्फेक्शंस को फाइंड करने में बच्चों में। ठीक है, यानी बच्चों में जो एचआईवी एड्स के नए इन्फेक्शन हैं उसको फाइंड आउट करने में इतने परसेंट की कमी आई है, यानी इतने परसेंट कम केसेस आए हैं पहले से। ठीक है, दूसरा जो इसमें एक बात कही गई है वो है डेथ्स के मामले में, कि जो 65.3% की गिरावट आई है एड्स से होने वाली मृत्यु में। ठीक है, एड्स से जो लोग मर रहे थे, जिनकी मृत्यु हो रही थी, तो ऐसी मृत्यु में 65.3% की कमी आई है। दूसरा, बच्चों में जो एड्स हो रहा था उसमें 66.1% की कमी आई है 2019 तक एचआईवी में, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, ये रिपोर्ट क्या शो करती है कि पिछले 9 वर्ष में यानी 9 सालों में ऐसा काम हमने भारत ने किया है जिससे ये कमी भारत में देखने को मिली है। इसी रिपोर्ट को अगर बात करें तो नैको ने दिया है, और दूसरा इसको सपोर्ट किया है यूएन एड्स ने। इसने अपना समर्थन दिया है इस रिपोर्ट को, ये आपको ध्यान में यहाँ से रखना है। देखिए, अगर एड्स की बात करें तो एड्स के बारे में हम पूरी बात पढ़ेंगे, फिलहाल इस रिपोर्ट की बात हम कर लेते हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो प्रेग्नेंट वुमेन है, देखिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। जो गर्भवती स्त्रियां हैं, इन गर्भवती स्त्रियों से बच्चों में एड्स ना फैले, बच्चों में बीमारी ना फैले, तो उसकी अगर हम बात करें तो भारत में जो गर्भवती महिलाएं थी जिनसे एड्स फैलता था, जिनको एड्स हो जाता था, तो उनकी संख्या भी 31,000 से गिरकर 20,000 तक आ गई है। ठीक है, ये कब हुआ है? ये 2019 की अगर रिपोर्ट की बात करें तो 2019 रिपोर्ट में देखा गया है प्रेग्नेंट वुमेन की जो टेस्टिंग है, ठीक है, कि क्या उनको एड्स है या क्या नहीं है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये बहुत मुश्किल होता है कि गर्भवती स्त्रियों को पहले चेक किया जाए, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में गर्भवती स्त्रियां होती हैं, उनको सभी को एड्स का टेस्ट कराना, उनको एचआईवी का टेस्ट कराना ये पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर देखें तो भारत ने अगर ये अचीवमेंट हासिल किया है तो बहुत बड़ी सक्सेस है भारत के लिए कि इतना बड़ा आंकड़ा भारत ने कम कर दिया है गर्भवती महिलाओं के संदर्भ में। दूसरा, देखिए इसकी बात मैं आपको बताऊं कि ऐसा कैसे हो पाया, तो अपना जो नाको है, इस नाको ने ही एक प्लान शुरू किया था जून 2019 में। ठीक है, इसका नाम आपको याद कर लेना है। जून 2019 में एक प्लान शुरू किया था जिसका नाम था फास्ट ट्रैकिंग ऑफ ईएमटीसीटी। जहां पर जो ईएमटीसीटी है, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये था इलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। इलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, यानी महिलाओं से, यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे उनके बच्चों में एड्स की घटना ना पहुंचे, एड्स का वायरस ना पहुंचे, इसके लिए ईएमटीसीटी नामक प्रोग्राम शुरू किया गया था नाको के द्वारा जून 2019 में, जिसकी जो डेडलाइन है वो दिसंबर 2020 है। तो इसी प्रोग्राम का ये नतीजा है कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में हमने ये करा है कि पहले जहां 31,000 महिलाएं जो थी वो गर्भवती स्थिति में एचआईवी एड्स से पॉजिटिव रहती थी, तो उनकी संख्या 20,000 तक रह गई है। तो एक बहुत बड़ा भारत अचीवमेंट हासिल किया है। देखिए, यहीं पर अगर हम बताएं आपको तो यहाँ पर एक विधि है जिसके द्वारा ऐसा हो सकता है, लेकिन वो मेडिकली पॉसिबल है, लेकिन मेडिकली उसको परमिशन नहीं है। ठीक है, चीन में ऐसा हुआ था। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में जब हुआ था तो चीन के वैज्ञानिकों ने क्या किया था, जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, उसी भ्रूण की स्थिति में जो एड्स की कोशिकाएं थी, जो एड्स के जीन थे, उनको वहां से रिमूव कर कर ऐसा काम किया था। लेकिन देखिए, इस चीज को किसी भी तरीके से हम इथिकल नहीं मान सकते, लीगल नहीं मान सकते,
सकते, क्योंकि अगर ऐसी चीज हम लोग करने लगेंगे तो फिर क्या होगा, फिर डिजायर बेबी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना। डिजायर बेबी का मतलब कि जैसा आपको बच्चा चाहिए वैसा आप अपना जीन चेंज करोगे एम्ब्रियो में और उस तरीके से आपको बच्चा मिल जाएगा। तो ये इथिकल नहीं था किसी भी तरीके से। जब ये इथिकल नहीं था तो इसीलिए क्या करा, इसको बैन कर दिया गया। हालांकि इस चीज को हम यूज नहीं करते हैं। अब दूसरा तरीका जो इसमें यूज किया गया वो ये है कि कुछ ऐसी तकनीक का हम इस्तेमाल करें या कुछ हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अपना करें या कुछ प्रिकॉशंस का इस्तेमाल हम करें जिससे हम लोग ये चीज ना होने दें, जो माँ है, जो गर्भवती स्त्री है, उससे उसके बच्चे में इस प्रकार का ट्रांसमिशन ना हो, वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और वही नाको ने किया है अपने इस प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बात तो यही की गई है कि जो भी नेशनल और स्टेट या और जो पार्टनर्स हैं उनके जो एफर्ट्स हैं उनको इन्फोर्स किया जाए, उनको लगाया जाए, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो। तो ये इसमें ध्यान रखा गया है जिससे हमें इतनी बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। तो भारत की दृष्टि से फैक्ट थोड़े से कामगार हैं। अगर एक और फैक्ट की बात करें तो 2010 से लेकर 2019 तक की अगर बात करें तो इतने बड़े पीरियड में भारत ने परिणाम अच्छे हासिल किए हैं और एचआईवी जो है भारत में बच्चों में बहुत तेजी से कम हुआ है। यानी बहुत तेजी से जो केसेस हैं बच्चों में एचआईवी के वो बहुत तेजी से कम हुए हैं। माँ से बच्चे में जो एचआईवी रोकने में हमें सफलता मिली है उसका रीजन ये वाला प्रोग्राम रहा है। देखिए इसके संबंध में क्या क्या किया गया, तो इसके संबंध में जो एजुकेशन है, जो एचआईवी से संबंधित या एड्स से संबंधित जो एजुकेशन है उसको दिया गया, उसको प्रचारित किया गया, शिक्षा को प्रचारित किया गया। दूसरा जो कम्युनिकेशन प्रोग्राम है यानी जो संपर्क कार्यक्रम है वो भी चलाए गए थे जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को बताया गया कि कौन कौन सी सुरक्षा उन्हें रखनी है इस काम में और कौन कौन से काम नहीं करने हैं, कौन कौन से काम करने हैं। तो ऐसा उनको बताया गया, तो इससे भी बहुत फायदा मिला। दूसरा जो एचआईवी से संबंधित जो बाकी सेवाएं हैं, जो बाकी सर्विसेज हैं वो दी गई। इसके साथ साथ जो एक इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ टेस्टिंग है वो भी किया गया, यानी जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसको एक बहुत अच्छे ढंग से किया गया जिससे अधिकतर महिलाओं को, अधिक से अधिक महिलाओं की टेस्टिंग हो सकी और फिर उनका वहां पे एक हम लोग प्रिकॉशन कर सके जिससे उनके बच्चे में एचआईवी के लक्षण नहीं पाए गए और एचआईवी से उनके बच्चे को बचाया गया। देखिए यही जो डायग्नोज करने का चैलेंज था ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर देखिए मैं भारत में बात करूं तो लगभग लगभग एक साल की अगर बात करें तो एक साल में एवरेज लगभग की बात करें तो 30 मिलियन करीब महिलाएं होती हैं जो गर्भवती होती हैं। इन 30 मिलियन महिलाओं में 20,000 महिलाओं को ढूंढना जिनको एचआईवी संक्रमण है और उनके बच्चे को उस संक्रमण से बचाना, ये निश्चित ही बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको भारत सरकार ने हासिल किया है, भारत की टीम ने हासिल किया है। तो ये इसमें बताया गया है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसके लिए हालांकि जो अपना WHO है या इसके अलावा जो अपना यूनिसेफ है, ठीक है, इन दोनों ही संस्थाओं ने मिलकर नाको के साथ करीब करीब 2 साल तक काम किया है और उसके बाद फिर ये हमको हासिल हुआ है, ये हम बचा पाए अपनी महिलाओं को। तो ये अपने ध्यान में रखना है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए क्या किया गया, पॉलिसीज कुछ बनाई गई, ठीक है, कि किस तरीके से जो माता है उससे बच्चे को बचाना है एचआईवी संक्रमण से, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया गया। दूसरा कुछ कार्यक्रम बनाए गए जो लोगों के लिए जो कार्यक्रम थे उसमें लोगों को अवेयर किया गया, लोगों को जागरूक किया गया, कैसे इससे बचना है वो बताया गया। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं थी उनकी टेस्टिंग के लिए पूरा प्रोग्राम चलाया गया कि किसी भी तरीके से जो गर्भवती महिला है उसकी टेस्टिंग जरूर हो, एड्स की, उसकी एचआईवी टेस्टिंग जरूर हो ताकि आगे की कार्रवाई वो हम लोग कर सकें। इसके अलावा जो एड्स या एचआईवी संबंधित जो बाकी सेवाएं हैं उनको भी देने का भरसक प्रयास किया गया जिसकी वजह से ये पूरा हम लोग टारगेट अचीव कर पाए हैं। तो ये आपको इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है। देखिए एचआईवी की हम बात करें तो एचआईवी से संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर वायरस के प्रकार की बात करें तो ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, रेट्रो वायरस होता है। अगर इसका संक्रमण हमको हो जाता है तो यहीं से एड्स नामक बीमारी, यानी इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये इस बीमारी का नाम है। तो ये हमको बीमारी हो जाती है अगर एचआईवी का संक्रमण हमें हो जाता है, ठीक है। अब ये वायरस करता क्या है, तो देखिए हमारे जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है उसमें जो हमारी WBC है यानी हमारे जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उसी में से एक श्वेत रक्त कणिका होती है जिसका नाम होता है CD4,
ठीक है, ये हमारी जो श्वेत रक्त कणिका होती है, तो क्या करता है एचआईवी वायरस, इस श्वेत रक्त कणिका को ही नष्ट करने का प्रयास करता है और इसी पर ये हमला करता है, जिससे जो हमारी प्रतिरक्षा जो है वो खत्म हो जाती है। हमारी बॉडी में जो प्रतिरक्षा काम होता है, जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है। अगर CD4 की बात करें तो देखिए CD4 क्या करता है, CD4 हमारी बॉडी में जो अन्य कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जो अन्य कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनमें संक्रमण का पता लगाता है और फिर उसके लिए सारी सूचनाएं इकट्ठी करता है। लेकिन जब CD4 पर ये हमारा जो वायरस है ये हमला कर देता है, तो अन्य कोशिकाओं के संक्रमण का हमको पता नहीं लगता है और इसी वजह से एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां जो हैं वो लगने लगती हैं। कई सारी बीमारियां उसको हो जाती हैं और छोटी छोटी बीमारियां भी, सर्दी खांसी बुखार भी उसको जो है बहुत पीड़ा देती हैं और वो सही नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कोशिकाओं में संक्रमण का पता नहीं लग पाता है। हमारी CD4 जो है वो खराब हो चुकी होती हैं, वो खत्म हो चुकी होती हैं। इसी वजह से जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी हमारे जो शरीर की इम्यूनिटी है, वो बहुत अधिक कम हो जाती है और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर एचआईवी की शुरुआत की बात करें तो अगर देखें तो 1920 के लगभग कांगो में इसके शुरुआत की बात मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि 1920 के दशक में कांगो में इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि इसका जो पहला मामला है वो 1959 में इसका पहला मामला देखा गया था, जो कांगो देश में ही था, जहां पे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला मामला कब आया था, तो 1959 में कांगो में इसका पहला मामला आया था। हालांकि अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इसका पहला मामला जो था वो 1968 में देखा गया था। और इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत में ये 1986 में पहला मामला देखा गया था। उसके बाद से भारत में लगातार मामले आते रहे हैं। अगर हम एड्स के इलाज की बात करें, इस वायरस के इलाज की बात करें, तो इसका इलाज तो नहीं है, लेकिन दो थेरेपी का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जरूर। उन थेरेपी की हम लोग बात कर लेते हैं। एक दो थेरेपी है जो बहुत अधिक यूज होती है, वो है एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। ठीक है, इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। देखिए, यही वो थेरेपी है जिसका प्रयोग एड्स के वायरस को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। हालांकि इसका मकसद ये नहीं है, ये वायरस को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन ये वायरस को नियंत्रित कर देती है और जो हमारी CD4 जो हमारी कोशिकाएं हैं उनकी रक्षा के लिए कार्य करती है, उनकी रक्षा ये कर लेती है। तो आपको ध्यान में करना है। दूसरी जो एक चीज है वो है स्टेम सेल थ्योरी। स्टेम सेल थ्योरी, हालांकि ये कोई थेरेपी नहीं है, इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते, ये इथिकल नहीं है। ये वही थ्योरी है जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें हम एम्ब्रियो स्टेज में, यानी भ्रूण की स्थिति में ही जो एड्स के एचआईवी के जो जीन होते हैं उनको चेंज कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। तो इसका यूज करने के लिए मनाही है, ये मेडिकल में यूज नहीं होती है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का यूज किया जाता है, इसके इलाज कई बार किया जा चुका है। ART इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये आपको ध्यान में रख लेना है। देखिए, भारत की अगर बात करें तो भारत में काफ़ी प्रोग्राम हुए हैं रोकथाम के लिए, जो एड्स की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे हैं, वो एक बार नज़र डाल लेते हैं, उन पर आपको ध्यान में करने हैं। सबसे पहले तो भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, ये शुरू किया गया था भारत में। जब भारत में स्टार्टिंग में एड्स के केस आए थे, बढ़े थे, तब इसको शुरू किया गया था। इसके अलावा भारत में देखिए HIV एड्स जो रोकथाम अधिनियम है, रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, ये भी देखिए लाया गया था 2017 में। रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, नियंत्रण अधिनियम इसको भी लेके आया गया था। ठीक है, 2017 में इसको लाया गया था। इसके अलावा देखिए, भारत में एक मिशन संपर्क नामक एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके मद्देनजर जो भी हमारे जो एड्स के संबंधी जागरूकता काम है वो यहाँ पर किए गए थे। इसके अलावा देखिए, जो हमारा UN है, ठीक है, तो UN के भी जो SDG गोल हैं, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसमें 2015 में ये लक्ष्य रखा गया था कि हमें एड्स और एड्स के साथ साथ तमाम और बीमारियां थी, जिसमें तपेदिक शामिल था, जिसमें मलेरिया शामिल था। तो ऐसी बीमारियों को हमें 2030 तक खत्म कर देना है। तो ऐसा एक लक्ष्य UN का भी था जो SDG में रखा गया था। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको आंसर फ्रेमिंग में काम में आएंगे और यहाँ से आपका इम्पैक्ट बढ़ सकता है आंसर का। तो ये आपको ध्यान में यहाँ पे रख लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नो टाइम फॉर रिलैक्सेशन। WHO ने ये कहा है, पेज नंबर 10 से लिया गया है। ये आपका GS पेपर 3 से इसका संबंध है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये बताया गया है, हमने काफी बार इसके बारे में चर्चा पहले भी की है, कि जो कोविड-19 का खतरा है, तो WHO ने यही कहा है भारत के संबंध में कि भारत अभी ये ना माने कि कोविड-19 चला गया है या कोविड-19 खत्म हो गया है, बल्कि भारत में जो फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, जो त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है और साथ में ठंड का मौसम भी आने वाला है, तो इस पूरे मौसम में भारत में केसेस बढ़ सकते हैं, भारत में कोविड-19 का प्रकोप जो है बढ़ सकता है। इसलिए भारत को इसमें चेताया गया है। इसके संबंध में पूरी ये रिपोर्ट है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अगर कुछ अनुमान लगाएं तो भारत में भी एक कमेटी बनाई गई है जो विशेषज्ञों की कमेटी है।
ठीक है, इसमें कई प्रकार के विशेषज्ञों को रखा गया है और इन्होंने क्या किया है, कुछ गणितीय आंकड़ों का प्रयोग किया है। ठीक है, इन गणितीय आंकड़ों के प्रयोग के द्वारा इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है, इन्होंने अपना एक मॉडल पेश किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि कोविड-19 आगे किस प्रकार भारत में रह सकता है या किस प्रकार भारत में प्रभावित वो हो सकता है, ऐसा इन्होंने करा है। ठीक है, अपना जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, यानी जो विज्ञान विभाग है, उसके मद्देनजर उसके अंतर्गत ये कमेटी बनाई गई है, जिसमें विशेषज्ञों को रखा गया है और इन्होंने अपने जो पूरे गणितीय आंकड़े हैं उनके हिसाब से एक रिपोर्ट बनाई है, जिसमें कुछ इन्होंने अनुमान लगाए हैं, कुछ एस्टिमेशन लगाए हैं। हालांकि ये अनुमान ही है, इनको हम लोग रिजल्ट नहीं कह सकते, इनको हम प्रभावी नहीं मान सकते, क्योंकि ये केवल अनुमान है। हो सकता है कि ऐसा हो और हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। ठीक है, इसी अनुमान के मुताबिक अगर बात करें तो कुछ बातें आपको ध्यान करनी है। इस कमेटी ने कहा कि भारत में जो कोविड-19 था, उसका जो पीक था, यानी सबसे जो चरम पर वो था, तो वो चरम पर था सितंबर 2020 में। ठीक है, सितंबर 2020 में वो चरम पर था और अब क्या है, वो डेक्लाइन है, यानी अब वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अपनी जो गति है उसकी वो कम हो रही है और अपना जो एक्सट्रीम लेवल है उससे वो नीचे आ रहा है। ठीक है ना, ये इसमें रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, दूसरा अगर बात करा जाए तो उन्होंने कहा कि इस समय अगर देखा जाए अभी की डेट में, तो भारत में लगभग लगभग देखा जाए तो 7.5 लाख एक्टिव केस हैं। एक्टिव का मतलब जो इस समय कोविड से पीड़ित हैं। ठीक है, देखिए कुल केसेस की बात करते हैं तो उसमें हम उन केसेस को भी जोड़ते हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है। लेकिन यहाँ पर एक्टिव केस की बात कर रहे हैं हम लोग कि जितने लोग इस समय पीड़ित हैं करंट में, तो वो भारत में लगभग लगभग 7.5 लाख एक्टिव केस हैं, जिनकी संख्या को अनुमान लगाया गया है कि वो 50,000 तक रह जाएगी दिसंबर के एंड तक। ये एक अनुमान लगाया गया है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ रिकवरी रेट है, जिस तरीके से लोग सही हो रहे हैं, उसको देखते हुए जो 7.5 लाख एक्टिव केस हैं, ये दिसंबर के एंड तक 50,000 रह सकते हैं और इसके बाद अगर फरवरी 2021 की बात हम लोग कर लें, तब तक तो बहुत नगण्य केस रह जाएंगे, यानी बहुत ही कम केस रह जाएंगे। हालांकि जीरो नहीं होंगे, लेकिन भारत में बहुत कम केस रह जाएंगे जो एक्टिव होंगे, ऐसा इस अनुमान में कहा गया है। दूसरा, कुछ बहुत मजबूत अनुमान भी लगाए गए हैं, लेकिन परंतु ये सब जो अनुमान हैं, देखिए ये सारे अनुमान डिपेंड करते हैं कि आगे हमारा व्यवहार कैसा रहता है। ठीक है, आगे मौसम की गतिविधियां कैसे रहती हैं और आगे जो बाकी फैक्टर्स हैं वो कैसे रहते हैं, इस पर हमें ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो ये अनुमान पूरा पढ़ लिया और हमें लगा कि अब तो कोरोना सही हो जाएगा, तो हमने जो व्यवहार है, जो प्रिकॉशंस हैं, वो लेना बंद कर दिया, जो हम मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमने खत्म कर दिया, तो हो सकता है फिर ये इसका जो स्प्रेड है वो ज़्यादा हो जाए, जो ज़्यादा फैल जाए। दूसरा, मौसम। सर्दी के मौसम में जाहिर सी बात है ज़्यादा वायरस फैलता है, ज़्यादा वायरस को फैलने की उम्मीद रहती है, तो कैसा वो मौसम में वायरस का स्प्रेडनेस रहता है, वो भी एक फैक्टर होगा कि ये रिपोर्ट सही रहती है या नहीं रहती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तीसरा, देखिए इन सब चीज़ों को अगर हम इस रिपोर्ट को सही मान लें और इस अनुमान को सही साबित करने का प्रयास करें, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वैक्सीन। ठीक है, जितना ज़्यादा वैक्सीन पर हम काम करेंगे, जितनी जल्दी हम काम करेंगे, उतना जल्दी ये हमारे सामने से प्रोसेस निकल सकता है, ये जो हमारे सामने परेशानी है ये खत्म हो सकती है। इसलिए वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो जाएगा उस पे हमें ध्यान देना होगा कि कितनी जल्दी उसके ट्रायल हम लोग पूरे करते हैं, कितनी जल्दी जो है वो वैक्सीन हमारे यूज़ में आती है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इन अनुमानों को हम श्योर नहीं कर सकते, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। दूसरा, देखिए WHO ने यहाँ पे सख्त चेतावनी दी है कि भारत में ये ना समझा जाए कि कोविड-19 खत्म हो गया है, वो लौटकर वापस से आ सकता है, क्योंकि भारत में अभी देखा जाए तो भारत में जो है वो फेस्टिव सीजन, जो त्योहार का सीजन है, त्योहार का जो मौसम है वो शुरू होने वाला है। इस त्योहार के मौसम में लोग घर से बाहर भी निकलेंगे। ठीक है, घर से बाहर निकलने के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे भी, मिलने के बाद जो बाहर की वस्तुएं हैं उनको खरीदेंगे भी। ठीक है, तो इस तरीके से जो खरीदारी है बढ़ेगी, जो मिलना जुलना है वो बढ़ेगा, घर से बाहर निकलना बढ़ेगा। तो हो सकता है कि ऐसे मौसम में या ऐसी चीज़ों के बाद जो कोविड-19 है उसका प्रकोप जो है वो बढ़ जाए और वो ज़्यादा लोगों में फैल जाए और ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलें। दूसरा, एक ठंड का मौसम भी आ रहा है, सर्दी का मौसम भी आ रहा है, तो इस सर्दी के मौसम में भी कोरोना वायरस के फैलने की बहुत उम्मीदें हैं। तो ये सख्त चेतावनी WHO ने हमें दी है कि हमारे जो व्यवहार है, हमारा जो चीज़ें हैं वो सही रहें, उसमें हम कोई ढिलाई ना बरतें, ताकि इस परेशानी से हम लोग यहाँ पर आकर बच सकें। देखिए इसी में हमारे जो पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं जो आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है। अभी हुआ क्या था कि मोदी जी एक मीटिंग में गए थे, जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, ठीक है, ये एक फाउंडेशन है, इसकी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग का नाम था, देखिए, ग्रांट चैलेंज एनुअल मीटिंग। ठीक है, ग्रांट चैलेंज
एनुअल मीटिंग। ठीक है, ये इस मीटिंग का नाम था। तो यहाँ पर मोदी जी गए थे और यहाँ पर उन्होंने कुछ बातें कही थी। तो इसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना से लड़ने की क्षमता है और भारत ने अभी तक बहुत अच्छी प्रक्रियाओं, बहुत अच्छी योजनाओं को लिया है, उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया है। इसीलिए भारत में जो कोरोना है वो अभी नियंत्रण की अवस्था में है, यानी उस पर नियंत्रण पा लिया गया है, ऐसा मोदी जी ने कहा। और इसके लिए जो मोदी जी ने कारण बताया, तो मोदी ने कहा कि इसका कारण जो था वो फ्लेक्सिबल जो हमारा लॉकडाउन था। ठीक है, हमने क्या करा, लॉकडाउन बहुत सख्ती से नहीं लगाया, लेकिन हमने लॉकडाउन फ्लेक्सिबल मोड में लगाया। आपने देखा होगा कि पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था तो कुछ दिनों के लिए लगाया गया, उसमें सारी बातें बंद नहीं, कहीं कुछ इनिशियल चीजें जो जरूरी चीज थी उनका निर्यात जारी रखा गया, उनको बाजार में लाना ले जाना जारी रखा गया, कुछ क्रियाविधियां जो थी उनको जारी रखा गया। फिर कई बार ऐसा हुआ कि लॉकडाउन लगाया गया, उसको हटाया गया, जब उसको हटाना था तो फेज में हटाया गया। तो इस तरीके से हमने जो लॉकडाउन का प्रयोग किया वो फ्लेक्सिबल मोड में किया, हमने कोई सख्ती से इसका पालन नहीं किया। इस वजह से भी जो कोरोना था वो थोड़ा सा कंट्रोल में यहाँ पर रहा। दूसरा देखिए, इसमें कहा गया, मोदी साहब ने कहा कि भारत में इस समय अगर रिकवरी रेट की बात करी जाए तो लगभग लगभग 88% की रिकवरी रेट है, ऐसा मोदी साहब ने उस मीटिंग में कहा था। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ी बात है भारत के पर्सपेक्टिव से कि 100 में से केवल 12 लोग जो हैं वो ही केवल कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो रही है, बाकी 88 लोगों को हम बचा पाने में सक्षम हुए हैं, हम लोग इसमें काम करने में सक्षम हुए हैं। तो ये मोदी जी ने यहाँ पर कहा है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा देखिए दो बातें और कहीं इस मीटिंग में, देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मोदी जी ने कहा कि पूरा विश्व ये ना समझे कि भारत पीछे है, भारत काम नहीं कर रहा है इस मामले में। भारत ने वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम, देखिए ये एक बहुत बड़ी यहां पर बात कही है मोदी जी ने, वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो मोदी साहब ने यही कहा कि भारत में और विश्व में जितनी भी वैक्सीन बन रही हैं उन पर ट्रायल चल रहे हैं, तो जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी तो हम कोई किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे कि हमें वैक्सीन को कैसे आगे पहुंचाना है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हमने पहले से ही वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना लिया है, डेवलप कर लिया है, और इसी सिस्टम के साथ हम वैक्सीन को बहुत तेजी से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम केवल अपने घर घर में डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर भारत के पास वैक्सीन आती है तो भारत पूरे विश्व में उस सिस्टम का प्रयोग करके पूरे विश्व में उस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये भी बहुत बड़ी बात मोदी साहब ने कही। एक और बात जो यहां पर कही वो थी डिजिटल हेल्थ आईडी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात यहां पर मोदी साहब ने कही है, डिजिटल हेल्थ आईडी, जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए अगर इसकी बात करें तो जैसे हमारा आधार कार्ड है ना, उसी तरीके का कुछ ये कार्ड होगा, उसी तरीके की कुछ ये आईडी होगी, जिसके द्वारा ही ये पता लगेगा कि किसको वैक्सीन मिल गई है, किसको वैक्सीन नहीं मिल गई है। यानी हमारा जो डेटा है हेल्थ का, उसको रखने के लिए ये डिजिटल हेल्थ आईडी हमारे लिए इशू की जाएगी, और इसी के माध्यम से जो आगे दवाइयां हैं वो हमको बांटी जाएंगी। ये घोषणा यहाँ पर की गई, आधार कार्ड हो तो ऐसी एक आईडी भी बनाने का यहाँ पे मोदी साहब ने वादा किया है। इसके अलावा मोदी साहब ने एक बात यहाँ पर और भी कही है कि भारत में इतना नियंत्रण क्यों आया, उसके लिए हमने जो रैपिड जो एंटीजन टेस्ट है, रैपिड जो एंटीजन टेस्ट है, ठीक है, इस पर भारत ने बहुत तेजी से ध्यान दिया और हमने कोशिश की कि लगभग लगभग सभी को ये रैपिड एंटीजन टेस्ट मिल जाए। तो इस वजह से भी भारत में जो कोरोना था वो काफी नियंत्रित रहा। ये बात इसमें करी गई है, ये बात इसमें बताई गई। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है इस आर्टिकल के संबंध में। नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नीट के बारे में, जिसको पेज नंबर 6 से लिया गया है, और इसका संबंध देखा जाए तो जीएस पेपर 2 से आपका रहने वाला है। देखिए इसमें बात की गई है नीट एग्जाम के बारे में। नीट एग्जाम को हमने अभी सरकार ने क्या किया है, कंपलसरी कर दिया है सभी जो इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए। यानी जो एमबीबीएस की जो डिग्री है या फिर जो बीडीएस की डिग्री लेना चाहते हैं, जो इसके प्रोग्राम होते हैं, उसमें जो एडमिशन होगा वो अब केवल नीट के द्वारा ही हो पाएगा, नीट के एग्जाम को क्रैक करने के बाद ही हो पाएगा। उसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं रखा गया है। तो इस संबंध में बातचीत की गई है कि क्या ये जरूरी था या किस तरीके से इसका पालन किया जाएगा। देखिए नीट की अगर बात करें तो एक नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो जितने भी एमबीबीएस प्रोग्राम होते हैं या फिर जितने भी जो बीडीएस प्रोग्राम होते हैं या इस प्रकार के जो मेडिकल प्रोग्राम होते हैं, उनके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्वालिफाइंग टेस्ट है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ये था कि जो नीट के थ्रू एडमिशन होते थे वो तो गवर्नमेंट कॉलेज में होते ही थे, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज थे वो अपना अलग से एग्जाम कराते थे। ठीक है, यानी अगर आपने उस प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम को पास कर लिया है तो उस प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन जो है वो हो जाता था, ऐसा पहले प्रोसीजर था।
इसकी वजह से जो कई जो सीट थी उनको जो बेचने का भी आरोप लगाया गया कि जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं वो अपनी जो मेडिकल सीट है उनको बेच देते हैं, मोटी मोटी रकम लेकर उसको बेच देते हैं, तो ऐसा भी देखने को मिला गया। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसे भी लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन पा जाते थे जो उस चीज को, उस डिग्री को करने के लिए सक्षम नहीं होते थे, ऐसे लोगों को भी वो सीट मिल जाती थी। इस बात को रोकने के लिए क्या किया गया कि एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों के लिए जो एडमिशन है उसके लिए अब नीट कंपलसरी कर दिया गया। अर्थात चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेगा, उसको नीट का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, इसको पास करना ही पड़ेगा, तभी वो आगे उसमें अपना कंटिन्यू कर पाएगा कोर्स, वरना वो नहीं कर पाएगा, ऐसा कहा गया। अब देखिए अगर इसको देखें तो जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यानी जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो इस एग्जाम को कराती है। तो देखा जाए तो इसके एडवांटेज हैं। एडवांटेज ये है कि देखिए पहला तो ये एडवांटेज है इसका कि वन नेशन वन एग्जाम की तर्ज पर हमने इस पर काम किया है। वन नेशन वन एग्जाम, यानी एक देश हो तो उसमें एक ही एग्जाम रखा जाए, उसका जो सिलेबस है वो भी एक जैसा रखा जाए, जो भी सिलेबस रहता है स्टूडेंट का, उनको अलग से कोई स्टूडेंट को सिलेबस ना पढ़ना पड़े, कोई 50 चीज़ें उसमें ना पढ़नी पड़े, कहीं पे कोई इंस्टीट्यूट कोई सिलेबस ले रहा है, कहीं पे कोई इंस्टीट्यूट कोई और सिलेबस ले रहा है, तो इस चीज़ से बचा जाए और सिलेबस को पूरे देश में एक ही रखा जाए, ये सोच रखी गई। दूसरा देखिए इसमें जो ये सीट को बेचने वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो सीट को बेचने वाला कॉन्सेप्ट था, उसको खत्म किया जाए। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, इसमें तो जो नीट को क्लियर करेगा उसको ही सीट मिलेगी, उसके अलावा किसी को सीट नहीं मिलेगी। तो जो सीट बेचने का जो एक कारण चलता था, जो सोचता था, वो बच जाएगा, यहाँ पे वो भी नहीं होगा। तो ऐसे तमाम तरह के इसमें एडवांटेज को सोचकर ये किया गया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हुआ, वो पहली बात ये हुई कि सिलेबस, सिलेबस इसमें क्या रखा गया, सेम रखा गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी स्टेट बोर्ड होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड होता है, ठीक है, या इसके अलावा भी हमारे पास और सारे बोर्ड होते हैं। इन सभी बोर्ड के स्टूडेंट का जो कोर्स है वो कोर्स होता है अलग अलग। ठीक है, सीबीएसई का अलग होगा, आईसीएसई का अलग होगा, स्टेट बोर्ड का कोर्स अलग होंगे। कई स्टेट बोर्ड जो हैं उनके कोर्सेज में भी बहुत सारा डिफरेंस पाया जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। सभी जो राज्य हैं उन्होंने इसी बात पे कहा कि जब सभी बोर्ड्स का कोर्स अलग अलग है तो वो बच्चे किस तरीके से इस एग्जाम को टैकल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप केवल एक सिलेबस की बात कर रहे हो। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो तो चलो उस सिलेबस को पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं वो सिलेबस को पढ़ के आ ही नहीं रहे हैं, उनका सिलेबस ही अलग है, तो उनको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जो उनको पीछे ले जाएगा, जो उनके अधिकारों के साथ सही नहीं हो रहा। तो ऐसी इसमें डिसएडवांटेज भी था। देखिए दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है ट्रांसपेरेंसी की। ठीक है, अभी हमने देखा था कुछ न्यूज आई थी जिनके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि नीट का पेपर जो है वो लीक होने की खबरें भी आई थी। तो ऐसे ट्रांसपेरेंसी का भी इसमें एक मिसमैच रहेगा, ट्रांसपेरेंसी भी एक इशू रहेगा, जिसकी वजह से भी सभी जो राज्य हैं इसका विरोध वो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे विशेष राज्य का नाम लूँ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु इसका विरोध काफी तेजी से कर रहा है। तमिलनाडु इसका विशेष रूप से इसका विरोध किया है। उसमें देखें तो तमिलनाडु ने कहा है कि इस नीट के एग्जाम को कंपलसरी करने के बाद जो राज्य के अधिकार हैं, ठीक है, उनका उल्लंघन हुआ है। ठीक है, जो राज्य के अधिकार हैं उनका उल्लंघन यहाँ पर किया गया है। दूसरा, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं हमारे, तो वो स्टेट बोर्ड के बच्चों के साथ भी जो है वो नाइंसाफी की गई है, ये इसमें इन्होंने कहा है और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसका विरोध किया है तमिलनाडु सरकार ने। देखिए स्टेट इसमें क्या कर सकते हैं, अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए पहला काम तो ये है कि स्टेट इसमें ये काम कर सकते हैं, जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी किया भी है, कि उन्होंने क्या किया है कि 7.5% सीट जो है, यानी सभी जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें 7.5 यानी 7.5% जो सीट हैं उनको उन्होंने स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया है, कि इसमें जो एडमिशन होगा वो केवल स्टेट बोर्ड के रिजर्व, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उन्हीं का इसमें एडमिशन होगा, उसके अलावा किसी को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा भी काम कर सकते हैं। दूसरा, देखिए स्टेट एक काम और भी कर सकते हैं कि जो भी हमारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो भी हमारे जो और लोग हैं जो इस तरह के एग्जाम्स की कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, नीट के एग्जाम की कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो उनको सब्सिडी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यों ने कहा कि हमारे स्टेट में ऐसे कई बच्चे हैं जो नीट के एग्जाम की कोचिंग नहीं कर सकते, ठीक है, उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में नीट के एग्जाम को कंपलसरी करना मतलब उनको उस दौड़ से बाहर करना। तो ऐसी कंडीशन में जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं या फिर जो भी संस्थान हैं उनको किसी तरह की सब्सिडी दी जाए, ताकि वो जो है सस्ती कोचिंग प्रोवाइड करा सकें, सस्ती ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करा सकें, जिससे सभी बच्चे इस बात की अपनी जो शिक्षा है वो ले सकें, ट्रेनिंग ले सकें और नीट के एग्जाम को क्लियर कर सकें। ऐसा भी सरकारें कर सकती हैं।
दूसरा देखिए एक बात और भी कर सकती हैं कि जैसे सरकारों ने कहा कि हमारे जो स्टेट बोर्ड हैं उनका सिलेबस अलग है, यहाँ पर सिलेबस एक ही रखा जाएगा, तो सिलेबस में वो अपने चेंज कर सकती हैं। यानी जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है उसमें कुछ नीट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर दिए जाएं, नीट से संबंधित विषयों को उसमें रख दिया जाए, तो ये काम भी यहाँ से वो कर सकती हैं इस प्रोग्राम से निकलने के लिए। इसके अलावा कोचिंग की फीस भी कम कर सकती हैं, जो कोचिंग संस्थान फीस लेते हैं तो उस पर भी उन पे एक गाइडलाइन बना सकती हैं कि किस तरह से फीस स्ट्रक्चर होना है, किस तरीके से उनको मैनेज करना है, ये काम भी यहाँ पर कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में काफी बार ये बात कही गई थी कि ये थोड़ा सा गलत है, ये गलत हो रहा है, तो उसमें भी मुख्यतः जो हमारे अल्पसंख्यक संस्थान हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक संस्थान, उन्होंने ये कहा था कि ये जो है वो गलत हो रहा है और हमारे संस्थानों को संविधान के अनुसार जो है वो अपने प्रोसीजर को फॉलो करने का अधिकार है, अपने संस्थानों को चलाने का अधिकार है, तो ये हमसे छीना जा रहा है। आर्टिकल 30 के तहत मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे अल्पसंख्यक समाज हैं, अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, वो अपने शिक्षण संस्थान बना सकते हैं और वो अपने तरीके से उनको चला सकते हैं। इसीलिए अल्पसंख्यक संस्थानों ने कहा कि नीट के लागू हो जाने से हमारा जो अपना सिस्टम है वो हम लागू नहीं कर पाएंगे और आपके सिस्टम को हमें अपनाना पड़ेगा, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 30 के जो अधिकार हैं उसका उल्लंघन हो रहा है, इसलिए आप इसको वापस ले लो। लेकिन इसके रिप्लाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पष्ट निर्णय दिया, वो आपको ध्यान में करना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कुछ आर्टिकल्स को मेंशन किया अपने निर्णय में। उन्होंने कहा कि नीट का जो ये हमने प्लान दिया है, नीट का जो निर्णय है, ये किसी भी तरीके से आर्टिकल नंबर 19(1), किसी भी तरीके से आर्टिकल नंबर 30, किसी भी तरीके से आर्टिकल नंबर 25, किसी भी तरीके से आर्टिकल नंबर 26 और किसी भी तरीके से आर्टिकल नंबर 29(1) का उल्लंघन नहीं करता है, उसको खराब नहीं करता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। अगर हम बात करें 19(1) की, तो 19(1) जो है वो राइट टू प्रोफेशन है, यानी अपना जो प्रोफेशन चूज करने का अधिकार होता है उसके संबंध में है राइट टू प्रोफेशन। ये आपको ध्यान में कर लेना। देखिए ये कुछ आर्टिकल हैं जो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जजमेंट में मेंशन किए गए हैं, तो आपको पढ़ने के लिए होने चाहिए, आपको ध्यान में रहना चाहिए इसके बारे में। ये आपके आंसर में मार्क्स आपको दिला सकता है। आर्टिकल नंबर 30 की बात करें तो ये माइनॉरिटीज के लिए है कि माइनॉरिटी जो है वो अपने इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने जो शिक्षण संस्थान हैं उनको स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये माइनॉरिटीज के लिए बताया गया है, माइनॉरिटीज के लिए ये राइट यहाँ से दिया गया है। आर्टिकल नंबर 25 की बात करें तो फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है, यानी धर्म की स्वतंत्रता के बारे में ये है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता के बारे में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरीके से ये हमारा ये जो निर्णय है ये किसी भी तरीके से किसी भी धर्म को मानने से नहीं रोकता है, उस अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। आर्टिकल नंबर 26 में कहा गया है कि जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, फ्रीडम ऑफ टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, तो उनके लिए भी ये पूरी तरीके से काम करता है। जो आपके रिलीजियस अफेयर्स हैं उनमें भी कोई हस्तक्षेप ये नहीं करता है, ऐसा इसमें कहा गया है। और आर्टिकल नंबर 29(1) की बात करें तो राइट टू कंजर्व द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी जो आपकी भाषा और संस्कृति है उसको भी बनाए रखने में किसी भी प्रकार की बाधा ये उत्पन्न नहीं करता है। तो ऐसे कुछ आर्टिकल्स को मेंशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में, ये आपको इसके संबंध में ध्यान में यहाँ से रख लेना है, जो आपके आंसर को अच्छा बना दे। नेक्स्ट कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पहला आप याद करिए, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च किसके द्वारा लाया गया है, इसको किसके द्वारा बनाया गया सफर को। तो देखिए पहला पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, दूसरा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, तीसरा भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा, या फिर चौथा बी और सी दोनों। तो चौथा ही आपका आंसर सही है, डी, यानी बी और सी दोनों के द्वारा इसको बनाया गया है। इसके संबंध में अभी एक न्यूज आई है हिंदू पेपर में, ऑड इवन टू बी द लास्ट वेपन अगेंस्ट द पॉल्यूशन, तो वहां से इसको देखा गया है इस न्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार क्षेत्र में होम रूल लीग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ये आपको बताना है, पहला एनी बेसेंट के द्वारा, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, तीसरा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और चौथा लाला लाजपत राय के द्वारा। तो इस बात कर लेते हैं, हाल ही में समाचारों में देखी गई पीएसयू शेयरों की खरीद फरोख्त क्या कहती है। पहला, पीएसयू सरकार द्वारा रखे गए शेयरों को वापस खरीद लेंगे। दूसरा, एक फर्म द्वारा अपने स्वयं के शेयरों का बायबैक अपने इक्विटी के आधार को सिकुड़ता है और प्रत्येक शेयर का मूल्य बढ़ाता है। तीसरा, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा शेयरों के बायबैक के माध्यम से अपने विनिवेश लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। तो इसमें से कौन सा सही आपको बताना है। तो तीनों ही ये सही है, तीनों ही ऑप्शन ये सही है। इन तीनों के बारे में एक न्यूज आई है जो हिंदू पेपर में है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, सेंटर ने जो 8 हमारी पीएसयू हैं उनको कहा गया है कि अपने जो शेयर हैं उनको आप बायबैक्स करो। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि यदि कोई कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी ने क्या किया था, अपने कुछ शेयर अपने पास रखे थे और कुछ शेयर जो थे मान लीजिए बेच दिए थे,
ठीक है। अब इन शेयरों को बेचने के बाद अगर इन शेयरों को कंपनी दोबारा से खरीदती है तो इसी को कहते हैं हम लोग बायबैक। ठीक है, ध्यान में रखना, दोबारा से अपने बेचे हुए शेयरों को कंपनी द्वारा खरीदना यही कहलाता है बायबैक। अब ये कंपनी क्यों करती है, ऐसा क्यों करा जाता है? तो देखिए इसका एक रीजन है, मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दूंगा एक एनटीपीसी का। ठीक है, एनटीपीसी के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। एनटीपीसी ने क्या किया कि पहले अपने 51% जो शेयर थे वो अपने पास रखे और 49% शेयर जो थे वो बेच दिए, जिसको कहा गया विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस 49% शेयर को अब एनटीपीसी ने क्या किया, वापस खरीद लिया। वापस खरीद लिया तो हुआ क्या कि कंपनी ने कहा कि भाई 1 रुपए का अगर शेयर चल रहा है तो आप एक काम करो, 2 रुपए मुझे शेयर जो है अपना वापस कर दो। ठीक है, इस वापस खरीदने के प्रोसेस के बाद जो एनटीपीसी की शेयर वैल्यू है वो बढ़ेगी, इसका जो मार्केट कैप है वो बढ़ेगा और उसकी वजह से क्या होगा, शेयर का दाम फिर से बढ़ जाएगा और फिर से ये शेयर को बेचने की कंडीशन में आ जाएंगे। फिर ये 2 रुपए का शेयर फिर से मार्केट में 4 या 5 रुपए में बेच देंगे। इस प्रकार क्या होगा, कंपनी को मुनाफा होगा। तो ऐसी एक न्यूज 2 ऑफिशियल्स ने दी, द हिंदू को बताया गया। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि उनके नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने हमें न्यूज दी है कि एनटीपीसी ऐसा करने जा रही है। तो इसीलिए सेंटर ने भी कहा है कि जो 8 पीएसयू हैं उनको ये काम करना चाहिए ताकि अपने जो पुराने शेयर हैं उनको वापस खरीदा जाए और फिर उनको वापस मार्केट की वैल्यू बढ़ाकर उनको बेचा जाए, जिससे थोड़ा सा फायदा यहां पर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। दूसरा, यह नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेशों के माध्यम से अपील करता है। और तीसरा, यह एनसीएलटी और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत पारित आदेशों की अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण भी है। तो कौन सा इसमें सही है? तो तीनों ही इसके ये सही हैं, इसका मतलब आपका डी आंसर सही हो जाता है। इसके संबंध में अभी एक न्यूज आई है द हिंदू पेपर में है, तो यहां से एक क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन चुनना है आपको। मिशन संपर्क एड्स की रोकथाम से संबंधित अभियान है, क्या यह सही है? दूसरा, 2015 के जो एसडीजी लक्ष्यों में 2030 तक एड्स सहित तपेदिक मलेरिया बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया, क्या यह सही है? और तीसरा, एचआईवी एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2017 में पारित किया गया था, क्या ये सही है? तो इसमें आपको बताना है। तो उपरोक्त सभी सही हैं, यानी तीनों ही पॉइंट सही हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक पूर्व अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल वन लैंडस्केप, ये किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। आज के इस वीडियो से कौन से 2 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के लिए आपको प्रैक्टिस करने हैं? तो पहला क्वेश्चन, महामारी के पूर्वानुमान का उपयोग परिवर्तनों को प्रेरित करने और सबसे खराब स्थिति से बचने के लिए किया जाना चाहिए। भारतीय संदर्भ में आपको इसकी जांच करनी है। 250 शब्दों में 15 अंक के लिए आपको इसका आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, एनईईटी की प्रगति के रूप में राज्यों को कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी आपको चर्चा करनी है 250 शब्दों में 15 अंक के लिए। कुछ पॉइंट थे जो आज हमने देखे, कल फिर मिलेंगे कुछ नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।